हेलो बच्चों, आज हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री इन बाइफिनाइल रिंग सिस्टम देखने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़ा था और किसी भी मॉलिक्यूल में किस तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री को चेक किया जाता है ये चीज हमने देख लिया था। तो चलो यार आज की लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग जल्दी से डाल लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री इन बाइफिनाइल रिंग। इन बाइफिनाइल, अब देखो यार बाइफिनाइल का मतलब क्या होता है? दो बेंजीन रिंग जहां जुड़े हो उसे हम लोग बाइफिनाइल सिस्टम कर देते हैं। तो अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री किस तरह से चेक किया जाता है ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो चलो यार मैं पहले एक बेंजीन रिंग और एक उसके साथ और जोड़ दिया। ये कितने बेंजीन रिंग हो गए? दो बेंजीन रिंग, इसलिए इसको नाम क्या दे देंगे हम लोग? बाइफिनाइल। अब इस बाइफिनाइल में हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना है। प्लेन ऑफ सिमेट्री याद है ना यार? प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब एक ऐसा कोई इमेजिनरी प्लेन जो कि मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट कर दे दो इक्वल हाफ्स में, ये मतलब होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री का। तो अब तुम लोग यार पहले खुद से सोचो और बताओ मुझे कि इसमें कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हैं। देखो यार जरा चेक करो और बताओ। देखना बेंजीन जो होता है वो क्या होता है? एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। प्लेनर का मतलब इसके सभी एटम जो है वो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करता है, यानी जितने भी कार्बन है 1 2 3 4 5 6 कार्बन आइटम है और हाइड्रोजन भी हर एक जगह पे है। तो हाइड्रोजन भी सबके सब कहाँ पे लगे होंगे? इसी प्लेन पे लगे होंगे। मतलब बेंजीन जो है वो एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। ये भी मॉलिक्यूल क्या है? प्लेनर है। मतलब पूरा का पूरा एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। तो ऐसे में हम लोग कितने पीओएस इसमें कह सकते हैं कि कितने पीओएस प्रेजेंट होंगे? जरा यार सोच के बताओ। तो देखो यार सबसे पहला आप लोग को प्लेन दिख रहा होगा ये, यानी मैं इसको यदि यहां से काट दूं तो यहां से देख सकते हैं एक प्लेन, एक इधर और एक इधर। आप दोनों क्या हो गया? मिरर इमेज हो गया। इसका मतलब एक तो ये पीओएस हो गया, ये जो दिख रहा है। दूसरा पीओएस कहां से दिख सकता है? इस मॉलिक्यूल को जस्ट, मतलब ये जस्ट बीच से काटता हुआ पार होगा, ठीक है ना? ऊपर नीचे हो गया तो थोड़ा मत तुम लोग उतना दिल पे लेना ये बातें को, ठीक है? तो ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। इसमें भी देखो ऊपर वाला हाफ नीचे वाला हाफ का मिरर इमेज है। दो पीओएस तो हो गया। ऐसा क्या मतलब कि दो पीओएस होगा इस बाइफिनाइल में? नहीं, एक और पीओएस प्रेजेंट है। कौन सा पीओएस? ये पूरा का पूरा जो प्लेन है ना, इसी प्लेन को मैं एक अपना प्लेन मान लेता हूं और इस प्लेन के अबाउट तो यार सिमेट्री होगी। और इस प्लेन को नाम क्या देता हूं? जिस पे सारे के सारे मॉलिक्यूल के आइटम्स आ जाए उस प्लेन को नाम क्या दिया जाता है? मॉलिक्यूलर प्लेन। तो इस तरह से इस वाले में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गए? 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गए, जिसमें से 2 तो यहाँ पे दिख रहा है और तीसरा कौन सा? मॉलिक्यूलर प्लेन। मतलब यहाँ पे हो गए 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझ में आया किस तरह से हुआ? तो बस आपको यार देख के ही बताना होता है कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ऐसे नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री से हमें मतलब नहीं, कितने नंबर ऑफ पीओएस है इससे हमें मतलब नहीं होता। हमें बस मतलब होता है पीओएस है या नहीं है, ठीक है? यदि पीओएस है तो बताए थे यार वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यदि पीओएस है, सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और यदि किसी भी तरह का सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक? तो अभी ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव के बारे में हम लोग बाद में डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन वाले टर्म्स आते हैं, ठीक, जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसलिए अभी हम लोग उस पर बात नहीं करने वाले। अभी बस आपको सिमेट्री समझना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, जो भी सिमेट्री एलिमेंट्स है उसको अभी आपको केवल समझना है। क्लियर? चलो और एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं इसी में। अब देखो यार यदि कभी भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी तुम लोगों को बताए थे, यदि मान लो यहाँ पे मैं कोई बल्कि ग्रुप लगा दूं इसके ऑर्थो पोजीशन पे, लाइक मान लो यार यहाँ पे मैंने NO2, यहाँ पे COH लगा दिया, यहाँ COH लगा दिया, यहाँ पे NO2 लगा दिया। यदि ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप आ जाता है तो ऐसे में अब ये दोनों जो प्लेन था ये म्यूचुअली एक ही प्लेन में नहीं रहता। अब ये दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में चला जाता है। मतलब यदि ये वाला प्लेन इस बोर्ड के प्लेन में तो ये वाला प्लेन पलट जाएगा। समझ रहे हो? ये पहले दोनों ऐसा था, लेकिन जैसे यहाँ पे बल्कि ग्रुप आ गया तो इनके बीच रिपल्सन होता है और रिपल्सन की वजह से ये पलट कर कुछ इस तरह से हो जाता है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन टाइप का कुछ बन गया और ये इसी प्लेन पे, यानी दोनों प्लेन क्या हो चुका है? एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो चुका है। और यदि परपेंडिकुलर हो चुका है तो अब तुम लोग मुझे थोड़ा सोच कर बता दो इसमें कितने पीओएस होंगे। जरा सोच कर बताओ कितना पीओएस इसमें एग्जिस्ट करेगा। तो देखो यार सबसे पहली बात आप लोग कौन सा प्लेन लोगे? मॉलिक्यूलर प्लेन इसमें एग्जिस्ट कर रहा है क्या? नहीं, इसमें मॉलिक्यूलर प्लेन की हम बात नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही प्लेन पे सारे के सारे आइटम यहाँ आ ही नहीं सकते। देखो यदि हम इसको मानेंगे तो ये वाला प्लेन के अंदर बाहर हो चुका है। यदि हम इसको प्लेन मान लेंगे इस पूरे
COHNO2 और ये बेंजीन रिंग हो, तो ये वाला इस प्लेन में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूलर प्लेन की तो बात कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे एटम एक ही प्लेन में हो ही नहीं सकते। तो अब मॉलिक्यूलर प्लेन तो छूट गया, अब बच गया ये दो प्लेन आपके पास। मतलब कि एक प्लेन ऐसा सोच सकते हो, एक प्लेन ऐसा सोच सकते हो। तो पहले याद है मैं इस प्लेन की बात करूं, क्या इसके अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। NO2 इधर COH NO2 नो POS। दूसरा आप सोच सकते हो ऐसा, क्या यदि ऐसा यदि प्लेन लोगे तो क्या आप POS दिख रहा है? नहीं, NO2 COH। यदि ऐसा देख रहे हो तो मिरर इमेज इधर इधर देखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कोई भी POS प्रेजेंट नहीं है, 0 POS है। समझ रहे हो? अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं और इसमें तुम लोग को बताना है POS प्रेजेंट है या नहीं है। यहां मान लो NO2 है, इधर भी NO2, इधर COH, इधर भी COH है। अब इस वाले मॉलिक्यूल में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री ये बताना है, पहले है या नहीं है, यदि है तो कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये चीज को बताना है। तो देखो यार, आपके पास तीन ही पॉसिबिलिटी आएगा। जब भी बाइफिनाइल रिंग सिस्टम होगा तो आपके पास तीन ही पॉसिबिलिटी आएगा। कौन से तीन? पहला तो एक प्लेन ऐसा आप एज्यूम कर सकते हो, दूसरा ऐसा एज्यूम कर सकते हो, और तीसरा मॉलिक्यूलर प्लेन। लेकिन यदि ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा दिख गया, बल्कि ग्रुप, तो ऐसे में फिर मॉलिक्यूलर प्लेन की हम बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब ये इनके बीच रिपल्सन होगा और ये दोनों एक दूसरे का म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में चले जाएंगे। ठीक है, तो अब बात आती है यार इसमें कितने POS होंगे, इसको चेक कैसे करें। तो देखो यार, पहला हम लोग मॉलिक्यूलर प्लेन को तो छोड़ दो, वो हो ही नहीं सकता। अब एक प्लेन आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो, क्या ये हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं होगा? यस ऑफ कोर्स ये वाला होगा। क्यों होगा? देख सकते हो यार, इसका मिरर इमेज ये, इसका मिरर इमेज ये, और इसका मिरर इमेज ये बेंजीन रिंग। तो इस तरह से ये जो है ये एक POS होगा, ये वाला POS होगा। एक तो POS हमें दिख गया। अब दूसरा आप चेक कर सकते हो इस तरह से, क्या यहाँ पे POS प्रेजेंट है? क्या यदि मैं इस बेंजीन रिंग को इधर से काट दूं, हॉरिजॉन्टली काट दूं इस तरह से, क्या फिर ये POS की तरह एक्ट करेगा? नहीं, ये POS नहीं हो सकता। यदि मैं ऐसा मानूं तो इसका मिरर इमेज NO2 यहाँ आना चाहिए था, लेकिन जो कि नहीं है। समझे? तो इसलिए इस वाले में केवल कितना POS दिख रहा है आपको? ओनली 1 POS की बात हम करेंगे। समझे? चलो यार, और एक दो एग्जांपल हम लोग लेते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगी ये चीज। इधर मान लो यार NO2 है, इधर भी NO2 मैं मार्क कर देता, इधर COH है, इधर भी COH कर देता। अब आपको बताना यार इस वाले में कितना POS होगा, इस वाले में बताओ यार देखकर कितना POS होगा। तो अब यार बहुत आसान हो चुका, आप तो बता सकते हो तुम लोग कितना POS होगा। पहला तो यार मॉलिक्यूलर प्लेन ले नहीं सकते, दो ऑप्शन बचता है आपके पास, एक ये वाला प्लेन लेने का। क्या ये वाला POS होगा? ये वाला जो प्लेन ऐसा जो मैं ले रहा हूं तो यहाँ पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि यदि मैं ऐसा प्लेन काटता हूं, NO2 का मिरर इमेज NO2, COH का मिरर इमेज COH, इसका मतलब यस दिस विल बी POS। क्या ऐसा वाला POS होगा? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? NO2 का मिरर इमेज थोड़ी ना COH आएगा, NO2 का मिरर इमेज थोड़ी ना COH आएगा, इसीलिए ये वाला तो नहीं होगा, केवल ये वाला POS होगा। इसलिए यहाँ पे भी ओनली 1 POS। समझे? तो यार ये चीज़ आप लोग को मतलब देखने आना चाहिए कि किसी बाइफिनाइल में हम लोग POS कैसे देखते हैं। तो ऑलरेडी यार ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी डिस्कस किया था कि यदि कोई बल्कि ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर लगा है तो ऐसे में उनके बीच रिपल्सन होता है और वो दोनों बेंजीन रिंग परपेंडिकुलर हो जाता है। समझे थे ना? तो चलो यार अब आप लोग यार ये नोट कर लो, एक दो एग्जाम्पल और हम लोग इस पर छोटा छोटा देख लेते हैं। तो देखो यार एक दो एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं इस पे बेस्ड बाइफिनाइल सिस्टम पे। ऐसा कोई बेंजीन रिंग है, यहाँ पे मान लो NO2 है, यहाँ पे COH है, यहाँ पे CCH3 है, मतलब ऐसा CH3 है। ठीक है ना? इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन और 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे भी मैं लगा देता हूँ CH3। समझ रहे हो? इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, 2 ये और 1 ये। कार्बन का 4 बॉन्ड किस तरह से हो रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ चलो यार अब बताना यार यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, यदि है तो कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं।
तो अगेन यार यहाँ पे देख सकते हो दो बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, दो बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, रिपल्सन होगा, यह अब प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं रहा, मतलब ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में चले जाएंगे। अब बात आती है इसमें कितने पीओएस होंगे। तो सबसे पहले तो आप ऐसा सोचोगे, क्या इसके अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन आप क्या देख सकते हो, दूसरा ऑप्शन आप क्या देख सकते हो, इस वाले को, यानी ये NO2COH जो बोर्ड के प्लेन में है ना, इस बोर्ड के प्लेन को ही आप एक प्लेन मान लो, समझ रहे हो, इस बोर्ड के प्लेन को ही प्लेन मान लो। यदि मैं इस बोर्ड के प्लेन को ही प्लेन मान लूं तो जरा सोचना, ये वाला मॉलिक्यूल ऐसा है ना, मतलब ऐसा, समझ रहे हो, ये ऐसा है कुछ, ये वाला ऐसा दिख रहा है एक्चुअली नहीं, ये तो ऐसा है बोर्ड के प्लेन में, लेकिन ये वाला जरा समझना, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा हो चुका है। यानी एक जो ये वाला ग्रुप लगा हुआ है CH3 ये वाला इधर की ओर आ रहा है, और ये जो ग्रुप है ये अंदर की ओर जा रहा है, मतलब एक बाहर की ओर एक अंदर की ओर, ये बोर्ड के अंदर बाहर है, समझ रहे हो। तो इस तरह से यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यदि इसको मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री मान लूँ इस बोर्ड को, तो ये वाला जो ऐसा है ना, ये वाला ग्रुप इधर और ये वाला ग्रुप इधर ऐसे भाग रहा है, ये आपस में क्या हो जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा। और यदि मिरर इमेज हो गया तो यस, ये वाला को हम लोग एक पीओएस कह सकते हैं। समझ में आ रहा? इस वाले को प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्यों कहा, इस बोर्ड के प्लेन को ही मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री कह दिया, क्यों, क्योंकि इसके अबाउट यहाँ में मिरर इमेज मिल जाएगा। अब दूसरा पॉसिबिलिटी आप ऐसा भी सोच सकते हो कि सर इसी को हम लोग मिरर प्लेन मान लेते ना, ये जो कॉपी था ना, ये वाला ग्रुप कैसा ऐसा है ना, तो इसी को हम लोग बोर्ड मान लेते हैं। तो क्या यदि मैं इसी को मान लो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो क्या ये मिरर इमेज होगा? NO2 का नीचे क्या आना चाहिए था, NO2 ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे COH है, क्या मिरर इमेज हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे केवल एक ही पीओएस आएगा, और वो कौन सा पीओएस आएगा, इसको NO2 और COH को एक प्लेन मान लो, तो ये वाला जो होगा ऊपर नीचे या अंदर बाहर, ये आपस में क्या हो गया, मिरर इमेज। दैट इज इस वाले को हम पीओएस कह देंगे। इस वाले को प्लेन मान के कोई पीएस मिलने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है ना? चलो एक और एग्जांपल देखता हूँ इस पे बेस्ट। देखो यार, तुम लोग को एक एक्सेप्शन बताए थे, यदि SO3H ग्रुप लगा हो, SO3H जो कि बहुत ही हैवी ग्रुप होता है, तो SO3H के केस में क्या होता है, यार मैं कैसा लिखूं, SO3H तुम लोग अगर बताए थे कि यदि SO3H ग्रुप लगा हुआ है तो ऐसे केस में यहाँ पे SO3H का H के साथ भी रिपल्सन होता है, और ऐसे में ये दोनों अगेन रोटेट कर जाता है प्लेन। H हालांकि है बहुत छोटा, H का जनरल रिपल्सन नहीं होता है, बट SO3H लगा रहा, तो ऐसे में क्या होगा, SO3H और H के बीच में यहाँ पर सिग्निफिकेंट रिपल्सन हो जाता है, और ऐसे में ये दोनों अगेन प्लेन जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाता है। अब यदि ऐसा हो गया तो अब तुम ही लोग बताओ, क्या यहाँ पे पीओएस दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, जरा सोच के बताओ। तो पहला आपका दिमाग काम करेगा यार, ऐसा कोई बीच से प्लेन में काटे, नहीं काम करेगा, इधर SO3H इधर H आ जाएगा ना यदि मैं ऐसा प्लेन मानूं तो। दूसरा आप क्या सोच सकते हो कि इसी SO3H को यदि मैं प्लेन मान लूं, बोर्ड के प्लेन को, तो आप यदि बोर्ड के प्लेन को मानोगे तो ये H अंदर की ओर जाएगा, ये SO3H बाहर की ओर आएगा। क्या SO3H और H मिरर इमेज है? नहीं है, मतलब इसको भी आप प्लेन नहीं मान सकते हो। तीसरा पॉसिबिलिटी ये सोच सकते हो कि इसको हम प्लेन मान लें, ये जो ऐसे जा रहा था ना ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको मान लेंगे, तो यहाँ पे भी SO3H अगेन मिरर इमेज नहीं है, मतलब कि इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ये अब तुम लोग देख सकते हो इजिली। समझ में आ रहा है ना अब किस तरह से हम लोग बाइफिनाइल सिस्टम में प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं? ठीक है, तो ये सब तो हो गया कुछ एग्जांपल। और याद रखना, यदि कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें दिख गया, यदि कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गया तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। उसे मैं क्या कह दूंगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कह दूंगा। लेकिन यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखता है तो मैं डेफिनेटली नहीं कह सकता कि वो ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा। मान लो कि किसी मॉलिक्यूल में जैसे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो हम तुरंत नहीं कह देंगे कि यार ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। फिर हमें बाकी सेंटर ऑफ सिमेट्री भी देखना पड़ेगा, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी देखना पड़ेगा। यदि पीओएस भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री COS भी नहीं है, और AAOS अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलना बहुत आसान है। यदि तीनों में से कुछ भी दिख गया आपको, यदि POS दिख गया, यदि COS दिख गया, या फिर AAOS दिख गया, तीनों में से कोई भी दिख गया, तो आप तुरंत बोल दोगे कि ऑप्टिकली इनएक्टिव।
लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव बोलना है तो इसके लिए आपको तीनों को पहले देखना पड़ेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए और डबल AOS भी नहीं होना चाहिए, तब तो जाकर आप कह सकते हो कि मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। समझे? तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ऑप्टिकली एक्टिव बताना, तो ऐसे आपको डिफिकल्ट नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो देख लिया ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है, कैसे देखना है ये तो समझ गए। इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री भी देखना सिखा देंगे और डबल AOS चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। ये अपने पास एक प्लस पॉइंट है कि डबल AOS देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। यदि किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कर लिए तो डबल AOS का जरूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि यदि किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो जनरली उसमें डबल AOS भी नहीं रहता है। 99.99% केस में आपको यही मिलेगा कि जो POS और COS नहीं है ना तो उसमें डबल AOS भी नहीं ही होगा। एक तो एक्सेप्शन केस आता है, ठीक है ना, तो मैं देख लूँगा उस केस को बाद में, लेकिन आप जनरली ये 99.9% आपको याद भी रख सकते हो, नोट करके भी लिख सकते हो। यदि किसी मॉलिक्यूल में POS और COS नहीं है तो उसमें डबल AOS भी नहीं होता है, ठीक। तो ऐसे बाद में मैं लिख दूंगा इस पॉइंट को। अभी आप लोग केवल POS हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग AOS एंड डबल AOS को भी समझेंगे आज के लेक्चर में। तो चलो यार, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री पे। तो नेक्स्ट देखो यार, सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब क्या कि अब आपको यहाँ पे सेंटर के रिस्पेक्ट में चेक करना है मॉलिक्यूल में सिमेट्री है या नहीं। किसके रेस्पेक्ट में? सेंटर के रेस्पेक्ट में। अब सेंटर का मतलब क्या? किसी मॉलिक्यूल की यदि मैं बात करूं तो उसमें एक सेंटर तो यूज होता होगा ना, मॉलिक्यूल का एक सेंटर होता होगा। उस सेंटर के रेस्पेक्ट में तुम किसी भी डायरेक्शन में चलो, यदि तुम्हें क्या बोल दूँ सेम अपीयरेंस मिलता है तो ऐसे मैं कह दूंगा वहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है। मतलब मैं एक एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मान लो यार हमारे पास ये कोई एग्जाम्पल है, ठीक है, और मैं यहाँ पे दो ग्रुप ले लेता हूँ, यहाँ पे H और यहाँ पे Br है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ H को ऐसा ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं Br यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं, ये मैं कैसे चेक करूँगा, इस चीज़ को मैं नेक्स्ट समझा देता हूँ आप लोग को, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझना यार, थोड़ा फोकस इधर रखना, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन। पहले इस मॉलिक्यूल का सेंटर कहाँ, सेंटर कहाँ है पहले ये खोजना पड़ेगा तुम लोगों को। तो सेंटर तो यार दिख रहा है हमें, यहाँ पे सेंटर मॉलिक्यूल का। अब इस सेंटर से तो 180 के डायरेक्शन पे, 180 का मतलब डायगोनली सेंटर से चलना है तुम्हें। यदि तुम्हें डायगोनली चलने पर सेम ग्रुप मिल रहा है, सेम अपीयरेंस दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है। लेकिन उस सेंटर से हर एक डायरेक्शन में मिलना चाहिए सिमेट्री। चेक करते हैं यार, चलो यार मैं मान लो इस डायरेक्शन में चला, मिला या नहीं मिला? यस मिला। यहाँ पे मिला या नहीं मिला? यस। देखो यार इस सेंटर से मैंने इधर भी चला और इधर भी चला, दोनों डायरेक्शन में हमें क्या मिल रहा है? सिमेट्री मिल रहा है। यहाँ पे भी CH2 प्रेजेंट है, यहाँ पे भी CH2 प्रेजेंट है, इधर चला यहाँ पे भी CH2 प्रेजेंट है, यहाँ पे भी CH2 प्रेजेंट है। यस प्रेजेंट है, तो यहाँ यानी अभी तक तो हमारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है। लेकिन याद रखना केवल यहाँ पे और यहाँ पे फुलफिल हो गया तो ऐसे में नहीं, हर डायरेक्शन में चलने पर वो सिमेट्री देना चाहिए, तभी हम कहेंगे यार वहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो अभी तो इधर और इधर हुआ ना, अभी हम इधर भी चलते हैं, तो इधर भी चले तो C यहाँ पे भी मिल गया। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे C के साथ एक H एक Br लगा है, यहाँ पे एक H और एक Br लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी जरा समझना तुम लोग यार वेज और डैश का मतलब समझाए थे ना। ये वाला जो है वेज है, ये जो ऐसा रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेज। ये वेज और जो इसको क्या नाम दिए थे हम लोग? डैश। वेज का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ द प्लेन, मतलब कि ये बॉन्ड बोर्ड से बाहर की ओर आ रहा है, और डैश का मतलब बोर्ड के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आउट ऑफ द प्लेन ऐसा मैं बोल सकता हूँ, आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन से बाहर की ओर आ रहा है और ये प्लेन के अंदर जा रहा है, इनटू द प्लेन, ठीक है ना। जैसे भी याद रखना यार, आप लोग याद रखना, ऑलरेडी यार बता चुका है। मतलब ये वाला जो वेज है ये इधर आ रहा है, ये Br अंदर जा रहा है। यहाँ पे H ये वाला कहाँ जा रहा है? ये अंदर की ओर जा रहा है। Br कहाँ जा रहा है? ये बाहर की ओर आ रहा है। अब हमने ये बताया कि यदि इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब होना है तो इसके लिए किसी भी डायरेक्शन में डायगोनली चलो तो तुम्हें सेम अपीयरेंस, सेम ग्रुप मिलना चाहिए। चेक करते हैं यार फिर से एक बार,
इधर और इधर का तो कंडीशन फुलफिल हो गया, यहाँ तक भी चलो तो H मिल गया। लेकिन यदि मैं इस H को और इधर H को पकड़ूं, क्या ये इस सेंटर के अलोंग डायगोनली प्रेजेंट है या नहीं है, बस अब इसी को चेक करना अपने को। देखो यार, अब यदि ये H को देखो तो ये H कहाँ है, कहीं ये H अंदर की ओर होगा, ये H कहाँ, ये बाहर की ओर है। यदि मान लो यार ये वाला H को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये हवा में लटका हुआ है, ये H जो है ये कहाँ है, हवा में, मेरे फिंगर पे है। और ये वाला H का अंदर की ओर होगा, वो भी हवा में कहीं होगा। यदि मैं इस H को इस H के साथ ज्वाइन करूं तो क्या वो सेंटर से पास करेगा? यदि पास किया और इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे यदि दोनों मिल गया तो हम कह देंगे कि हाँ, इस सेंटर के अबाउट ये H और H जो है वो आइडेंटिकल है। तो यस यार, ये अंदर की ओर है और ये वाला H बाहर की ओर है। हम डायगोनली भी चलते हैं तो यस, इस सेंटर के अबाउट यहाँ पे भी सिमेट्री प्रेजेंट है। सिमिलरली यदि मैं इस ब्रोमीन और इस ब्रोमीन की बात करूं तो चलो यार चेक करो और बताओ कि यहाँ पे ये सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं होगा ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में। अगेन देख लो यार, ये ब्रोमीन कहीं बाहर हवा में लटका होगा, ये वाला ब्रोमीन अंदर की ओर होगा। दोनों ब्रोमीन को यदि मैं जोड़ूंगा, ये ब्रोमीन अंदर की ओर है, दोनों ब्रोमीन को जोड़ूंगा तो यस, ये इसी से पास करेगा। तो यस, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैं बता सकता हूं कि मॉलिक्यूल में हर तरफ से सिमेट्री है। तो इसलिए यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। समझ में आया? लेकिन मान लो यार मैं यही एग्जांपल लेता हूं, सेम एग्जांपल लेता हूं और यहां पे मैंने यहां पे H है, यहां पे Br है। चलो ऐसा, यहां पे H है, यहां पे Br है। क्या इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? सोच कर मुझे जल्दी से बता दो यार, जल्दी से देख कर बता दो। तो देखो यार, सबसे पहले तो इधर CH2, इधर भी CH2, कोई बात नहीं, इधर भी CH2, इधर भी CH2, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे चले C, यहाँ पे भी चले C। अब बात आती है ये H और H, Br और Br क्या सिमेट्री है या नहीं है यहाँ पे। तो देखो यार, यदि मैं यहाँ पे देखो, अब तुम लोग ऐसा मत बोलना यार ये Br ये Br, अरे यार ये तो ज्वाइन हो गया, अरे ये H और H, अरे ज्वाइन तो हो गया। ऐसा नहीं होता है। वेज का मतलब क्या है, ये बाहर की ओर आ रहा है, ये Br भी क्या है, वेज पे है, इसका मतलब ये भी बाहर की ओर आ रहा है। अब तुम लोग मुझे बता दो यार, यदि ये Br बाहर की ओर, ये Br बाहर की ओर, क्या इसके अबाउट सिमेट्री है? इस दोनों को यदि दोनों ब्रोमीन को जोड़ोगे तो क्या वो सेंटर से पास करेगा मॉलिक्यूल के? नहीं करने वाला। ये भी Br एक ही साइड हो गया, ये वाला भी Br एक ही साइड हो गया। कहाँ से यार, ये सेंटर कहीं यहाँ है, तो इस Br को इस सेंटर के पीछे होना चाहिए, मतलब इसके लाइन में होना चाहिए। सेंटर और ब्रोमीन को जोड़ने से जो हमें लाइन मिलेगा ना, उस लाइन में होना चाहिए था। लेकिन ये वाला ब्रोमीन तो यार बाहर की ओर इधर आ रहा है, ये भी ब्रोमीन इधर आ रहा है। सेम चीज हाइड्रोजन के साथ भी हो रहा है, ये हाइड्रोजन अंदर की ओर जा रहा है, ये भी हाइड्रोजन अंदर की ओर जा रहा है। तो दोनों हाइड्रोजन इस सेंटर से पास ही नहीं करेगा। डायगोनली दोनों हाइड्रोजन डायगोनली प्रेजेंट ही नहीं है, जबकि जरूरी है कि दोनों हाइड्रोजन या कोई भी दो एटम डायगोनली होना चाहिए प्रेजेंट, समझे? तो इसलिए यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब बेसिक जो सेंटर ऑफ सिमेट्री का जो फंडा है ना, वो तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसलिए अब मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री को डिफाइन कर देता हूं कि किसी भी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे देखना है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा? It is the symmetry about center of a molecule। देखो यार, सिमेट्री किसके अबाउट होना चाहिए? अबाउट सेंटर ऑफ अ मॉलिक्यूल। ये इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ अ मॉलिक्यूल such that the atoms or groups present with respect to this center should be diagonally with each other और should be नहीं मैं बोलूँगा, must भी बोल दूंगा कि होना ही चाहिए, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। must be on the same line। सेम लाइन का मतलब समझ रहे हो? इट इज द सिमेट्री अबाउट सेंटर ऑफ अ मॉलिक्यूल सच दैट द एटम्स और ग्रुप्स प्रेजेंट विथ रेस्पेक्ट टू दिस सेंटर मस्ट बी ऑन द सेम लाइन। सेम लाइन का मतलब सेंटर से दोनों एटम को यदि अपोजिट साइड, यहाँ पे अपोजिट साइड नहीं लिखे हैं, सच दैट द एटम्स और ग्रुप प्रेजेंट
प्रेजेंट यहाँ पे ऐसा कर दो, प्रेजेंट इन द ऑपोजिट साइड, प्रेजेंट इन द ऑपोजिट साइड विथ रेस्पेक्ट टू दिस सेंटर मस्ट बी ऑन द सेम लाइन। यहाँ ये चीज़ क्लियर है, ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पे देखा, ये ब्रोमीन ब्रोमीन एक ही लाइन में सेंटर के अबाउट ऑपोजिट होने चाहिए, ये मतलब है, ठीक। तो अब ये तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया। इसी चीज़ को एक और दो एग्जांपल में हम लोग अप्लाई करते हैं जिससे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलो यार देखो, एग्जाम में ड्रॉ कर देता हूँ नेक्स्ट स्ट्रक्चर, बताना यार तुम लोग खुद ही कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। देखो यार, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हूँ, इस तीनों में से आपको बताना है कहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो चलो यार पहले वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं। पहले वाले सेंटर में सबसे पहला काम होता है आपको मॉलिक्यूल का सेंटर को खोजना। तो पहले मॉलिक्यूल का सेंटर को मैंने खोज निकाला यहाँ पे। अब इससे डायरेक्शन आपको डायगोनली किसी भी डायरेक्शन में चलना है, किसी भी डायरेक्शन में चलना है। चलो यार किसी भी डायरेक्शन में चला मैंने ये चलो ठीक है। लेकिन अब ये HCH3 ये सबको जरा चेक कर लेता हूँ कि क्या इस डायगोनली इस सेंटर के रेस्पेक्ट में ये CH3H का पोजीशन सेम है या नहीं है, चेक करते हैं। तो इधर CH3 और ये CH3, यहाँ पे देखो यार वेज डैश नहीं दिया है। यदि वेज डैश नहीं दिया है तो ऐसे में हम समझेंगे कि ये CH3 सेम साइड है, मतलब सिस फॉर्म है। ये H और H सेम साइड है, मतलब सिस फॉर्म है। यदि वेज डैश दे देता तब तो फिर मैं उसे अंदर बाहर करके समझता, लेकिन नहीं दिया तो ऐसे में मैं क्या समझूंगा, ये सेम साइड है, H और H सेम साइड है। तो यदि सेम साइड है तो बताओ यार ये CH3 और ये CH3 क्या एक ही लाइन में आ रहा है सेंटर के रेस्पेक्ट में? क्या ये दोनों CH3 डायगोनली प्रेजेंट है इस सेंटर के रेस्पेक्ट में? नहीं प्रेजेंट है। तो ऐसे में हम क्या कह देंगे, यहाँ पे COS नहीं है, समझे। यहाँ पे चेक करते हैं, ये सेंटर के रेस्पेक्ट में O, ये C, अच्छा ये वाला भी O सेम लाइन में आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल में डायगोनली चलने पर सेम दिखना चाहिए, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में चलो सेम दिखना चाहिए। तो ये तो C मिल गया, ये O मिल गया। बोलो यार सर ये C डबल बॉन्ड को तो सर छोड़ दिए, छोड़े नहीं, वो भी आ जाएगा सेम लाइन पे, ठीक है। अब बात आती है ये सब HH का। तो देखो यार अब यहाँ पे ये दोनों ट्रांस में है और ट्रांस में है तो ये दोनों सेम लाइन पे होगा, अपोजिट होगा इस सेंटर के रेस्पेक्ट में, दिख रहे हैं ना। तो इसलिए यहाँ पे भी COS प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, समझे। अब यहाँ पे यार तुम लोग बता दो यार, ये मॉलिक्यूल का समझ रहे हो ज्योमेट्री कैसा है? ये जस्ट देखो यार, यहाँ पे क्या है, ये ऐसा एक फ्लैट मॉलिक्यूल है, इस पे ऐसा, इस पे ऐसा 4 डंडा लगा है, ठीक है। और ये बेड है, इसके 4 पैर है नीचे और इस बेड के ऊपर भी 4 पैर है, ऐसे समझ सकते हो। ABCD ऐसा ऐसा दिया हुआ है नंबरिंग। अब आपको बताना सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। सबसे पहले तो यार मॉलिक्यूल का सेंटर देखो, सेंटर देख लिया मैंने। अब सेंटर से किसी भी डायरेक्शन में चलो आपको सेम ग्रुप या एटम दिखना चाहिए अपोजिट विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर। देखते हैं, चलो पहले इधर मैं देखूँ तो देखो यार ये A ऊपर है, B नीचे है। यहाँ पे B ऊपर है, A नीचे है। ये C नीचे है, D ऊपर है। यहाँ D नीचे है, C ऊपर है। अब मॉलिक्यूल का इमेजिन कर लो कैसा है। ये एक मान लो यार नहीं समझ रहे हो तो यार ऐसा समझ सकते हो, ये ऐसा है, इस पे एक ऐसा है, यहाँ पे A ऊपर है तो B नीचे है, ऐसा C नीचे है तो D ऊपर है, ऐसा है A ऊपर B नीचे, ऐसा ऐसा करके, समझ रहे हो ना। हाँ, तो अब इस मॉलिक्यूल में हम यदि डायगोनली चलेंगे तो कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे ना। A के अपोजिट में, सेंटर के अपोजिट में देखना है तो यस A के अपोजिट में A दिख रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है यार। B देखो ये B ऊपर आ रहा है और यहाँ पे B नीचे की ओर है, तो क्या ये दोनों अपोजिट में? यस, ये ऊपर है ये नीचे है, तो यस ये दोनों लाइन ज्वाइनिंग में ही प्रेजेंट होंगे, दोनों एक ही लाइन में प्रेजेंट होंगे B एंड B। चलो यार बाकी के लिए भी देख लेते हैं। C ऊपर है, ये C नीचे, यस ये भी दोनों तो आ जा रहा है सेम लाइन में। इस D को देखो, यस ये D भी, ये D ऊपर है और ये D नीचे है। अब थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा 3D में, तो ये 3D में जब देखोगे ना तो ये D मतलब ऐसा है, ये वाला D ऐसा है, तो ये जस्ट अपोजिट में जाएगा। मान लो यार इस कॉर्नर पे है ना, D ऊपर की ओर आ रहा है, इस D पे नीचे आ रहा है। जब ज्वाइन करेंगे ना तो दोनों सेंटर से ही जाके मिल जाएगा उसको, मतलब कि यहाँ पे भी सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री यार मेरे को लगता है आसान है यार, प्लेन ऑफ सिमेट्री से चेक करना बहुत ही आसान है। मॉलिक्यूल पकड़ो बस यार, उसके रेस्पेक्ट में डायगोनली चलो किसी भी डायरेक्शन में। यदि सब जगह सेम ग्रुप आपको मिल जाता है डायगोनली चलने पर तब तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर COS नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। हाँ, और एक दो एग्जाम्पल यार मैं मिटा के बता देता हूँ। मान लो यार मैं कोई
एक सिंपल सा एल्किन मॉलिक्यूल मान लो ले लेता हूँ मैं, HCH3 HCH3। क्या इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? बताओ क्या लगता है तुम लोगों को देखकर? तो देखो यार, सेंटर सबसे पहला काम होता है सेंटर लेना। कहाँ सेंटर लोगे? समझ में आ रहा है? सेंटर कहाँ लेना होगा? नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे सेंटर लेना पड़ेगा। अब सेंटर के रेस्पेक्ट में तुम डायगोनली किसी भी डायरेक्शन में चलो। डायगोनली का मतलब 180 डिग्री, ऐसा नहीं कि सर हम ऐसे डायरेक्शन में नहीं चल सकते। डायगोनली का मतलब तिरछा ही होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। डायगोनली का मतलब यहाँ पे जस्ट अपोजिट चलना है उस पॉइंट के। अपोजिट मतलब ये भी हो सकता है 180 डिग्री के एंगल पे कहीं भी चलना है आपको, समझे? तो यहाँ पे तो यार HCH3 नो COS। लेकिन यदि मैं मान लो इसी एल्कीन को मैं ऐसा लिखता हूँ, ट्रांसफॉर्म इसका यदि लिखता हूँ मैं, तो अब तुम लोग बता दो क्या यहाँ पे COS होगा या नहीं होगा? देख लो यार, ये C तो है ही है, तो यहाँ पे COS प्रेजेंट होगा, समझे ना? तो इसलिए इस तरह से हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री देखते हैं। ये सब एग्जांपल आप लोग यार नोट करोगे कॉपी में। और एक लास्ट एग्जांपल और देख लो यार, मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पे मान लो CH3 है और यहाँ पे मान लो यहाँ पे भी CH3 है। चलो इस वाले मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना? कैसे देखेंगे? चेक करो यार, बताओ जल्दी से यार, वीडियो पॉज करके जरा बताना। तो देखो यार, सबसे पहले सेंटर तो यहाँ पे मानेंगे। अब ये कार्बन और ये CH3 जस्ट अपोजिट में आएगा। अब देखो ये CH3 वेज पे, ये CH3 डैश पे, मतलब ये ऊपर की ओर आ रहा है, ये CH3 अंदर की ओर जा रहा है। दोनों को यदि मैं ज्वाइन करूंगा ना, ये अंदर है और ये बाहर है, सॉरी ये बाहर की ओर है, ये अंदर की ओर है, दोनों को ज्वाइन करूंगा ना इस दोनों को, तो वो सेंटर से पास होगा। अब दिख जाना चाहिए। इतना तुम लोग थोड़ा विजुअलाइज करना सीख गए होगे उम्मीद है यार, इतना तो तुम लोग से हम उम्मीद कर सकते हैं कि यार ये सब बेसिक जो विजुअलाइजेशन ये सब तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि 3D में हम लोग किस तरह से देख रहे हैं सिमेट्री। इसी तरह से ये CH3 को यदि मैं पकड़ूँ तो इसके साथ किसको देखूंगा? इस CH3 के साथ इसको देखूंगा, इस CH3 के साथ इसको देखूंगा, और हर तरफ से सिमेट्री है, तो इसलिए यहाँ पे भी मैं बोलूँगा यस COS प्रेजेंट है, समझे? तो इस तरह से हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल में चेक करते हैं। तो अब आप लोग यार ये चीज नोट कर लो। अब हम लोग पहले समझ लेते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री और फिर अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये दो सिमेट्री एलिमेंट बचा हुआ था, तो इस दोनों को अभी मैं समझा देता हूं, जिससे कि अपना जो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री वाला पार्ट था वो खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक, तो चलो यार अब आप लोग जो लगे इंपॉर्टेंट नोट कर लो। नेक्स्ट देखो यार, एक्सिस ऑफ सिमेट्री अपने को समझना है, तो इसलिए पहले तो हेडिंग डाल लो आप लोग, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऐसे आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन कहीं कहीं हो सकता है यूज आ जाए, और जब पढ़ रहे हो यार ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो वहाँ इमेजिनेशन के लिए ज़रूरत तो पड़ने वाला ही। बाय द वे इसका ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना? कहीं आपका POS और COS से ही सारा काम हो जाएगा, इसलिए आपको POS और COS एटलीस्ट देखने आना चाहिए, ठीक है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं भी देखने आता कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा समझ सकते हो, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आप लोग को ये चीज़ बता दे रहा हूँ, AOS एंड AAOS, ठीक है? तो चलो यार बता, जब स्टार्ट करते हो तो बता ही के ख़त्म करता हूँ। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता क्या समझ लो। मान लो यार मैं, ठीक है ना, ये क्या है? कोई स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना? कोई भी स्ट्रक्चर होगा या कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसा भी समझ सकते हो। कोई ऑब्जेक्ट है या कोई स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को मैं मान लो इस फेस को देख रहा था, मतलब मैं कुछ इस तरह से खड़ा हो गया था ना कि मेरे को केवल यही वाला फेस दिख रहा था, ये वाला फेस, समझे? कौन सा फेस दिख रहा था? मेरे को केवल यही फेस दिख रहा था। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि एक कोई इसमें एक्सिस एज्यूम करो, मैंने ये एक एक्सिस एज्यूम कर लिया, इस एक्सिस के अबाउट आपको रोटेट करना इस ऑब्जेक्ट को या मॉलिक्यूल को। मॉलिक्यूल यदि है तो मॉलिक्यूल बोलूंगा, ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है? कोई ऑब्जेक्ट रहा तो मैं ऑब्जेक्ट बोलूंगा। यदि इस ऑब्जेक्ट को या मॉलिक्यूल को रोटेट करने के बाद आपको फिर से सेम अपीयरेंस मिल जाए तो मैं उस सेंटर, उस सिमेट्री एलिमेंट को एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह देता हूँ। मतलब किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने से हमें सेम अपीयरेंस मिल जाए। सेम अपीयरेंस का मतलब पहले जैसा दिख रहा था वैसे ही हूबहू दिख जाए, तो हम उस सिमेट्री को एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। उस लाइन को एक्चुअली मैं कह देता हूँ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, समझे? तो यार यहाँ पे मैं बात करूँ
ये फेस हम लोग जब यहाँ पे खड़े थे तो ये फेस दिख रहा था। अब आप लोग बताओगे कितने एंगल से रोटेट करने के बाद हमको फिर से सेम अपीयरेंस यही दिख जाए। तो पहले आप 1 डिग्री से रोटेट करोगे इस एक्सिस को, यदि 1 डिग्री से रोटेट करोगे तो ये जो फेस था ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, थोड़ा तिरछा हो जाएगा। तो क्या पहले का अपीयरेंस और अभी का जो अपीयरेंस था वो सेम दिखने वाला है? नहीं। मेरे को ये वाला फेस दिख रहा था, बिल्कुल यार स्क्वायर दिख रहा था, लेकिन जैसे 1 डिग्री से इसको एक्सिस को रोटेट किए तो ये जो क्यूब था ना वो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। फिर से मैं 2 डिग्री से रोटेट किया, थोड़ा सा और तिरछा हो गया। 3 डिग्री से रोटेट किया, थोड़ा सा और तिरछा हो गया। मैं कितने डिग्री से रोटेट कर दूंगा तो ये जो स्क्वायर फेस था बिल्कुल यार फिर से यही स्क्वायर फेस मेरे फेस के सामने आ जाएगा। कितने डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा जिससे कि हमें फिर से वही ओरिजिनल क्यूब दिखने लगेगा। तो ये फेस तो यार नए इधर चला जाएगा कुछ समय के बाद, कितने डिग्री के बाद ये फेस इधर चला जाएगा और इधर वाला जो फेस रहा होगा वो अब मेरे सामने आ जाएगा। कितने डिग्री के बाद? 90 डिग्री के बाद आ जाएगा यार। और 90 डिग्री के बाद ये वाला फेस इधर आ जाएगा, ये वाला इधर चल, मतलब आपको फिर से वही क्यूब दिखेगा। जैसा पहले क्यूब दिख रहा था ना वैसे क्यूब आपको फिर से दिखेगा। क्यों? सब कुछ तो सिमेट्री है इसलिए, समझे यार। यहाँ पे 90 डिग्री के रोटेशन के बाद हमें फिर से सेम अपीयरेंस मिलने वाला है, तो इसीलिए मैं इसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री का दूंगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री का नाम हम लोग क्या देते हैं? तो यार नाम जो होता है ना वो CN लिखते हैं। इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री का नाम देखो यार, क्या नाम लिखते हैं? CN। यहाँ पे N क्या है? N जो होता है ना ये होता है 360/थीटा। थीटा का मतलब कितने एंगल से आप रोटेट किए हो, कितने एंगल से रोटेट किए। यदि मैं आप पूछूं तो 90 से रोटेट किए हो, 360/90 दैट इज 4। मतलब इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री को मैं C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह सकता हूं। समझ में आया? एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम लोग कैसे देखते हैं किसी मॉलिक्यूल में और उसका नेमिंग कैसे करते हैं, जिसमें कितना C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब इस तरह से आप लोग 4 बार 90 से रोटेट कर सकते हो, समझे? तो ये तो हो गया एक मॉलिक्यूल में। और हम लोग एक दो एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि अपने को एक्सिस ऑफ सिमेट्री का एक बेसिक आइडिया जो है वो मिल जाए। मान लो यार हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है। अब इस बेंजीन को कितने डिग्री से रोटेट करा जाए? पहले तो यार हमें एक फ्लैट मॉलिक्यूल दिखेगा। मान लो यार हम यहाँ पे खड़ा है तो हमको यार ये मॉलिक्यूल दिख रहा है। अब कितने डिग्री से रोटेट, अभी देखो यार जब इधर से देख रहे हैं ना तो ये वाला जो इसका कॉर्नर है ना बिल्कुल यार यहाँ पे है, समझे? अब मैं मान लो रोटेट करूंगा, कैसे रोटेट करूंगा, कैसे रोटेट करूंगा? तो इसमें जो मैं एक्सिस मानूंगा ना वो बिल्कुल ऐसा मानूंगा, ये अंदर जा रहा है, मतलब ऐसा वर्टिकल, ये बोर्ड के अंदर जा रहा है ऐसा, समझ रहे हो? ऐसा है। अब यदि मैं ये वाला एक्सिस यदि मान रहा हूं तो तुम लोग समझना, ये गोला के अंदर डॉट कर दिया ना, डॉट का मतलब ये अंदर जा रहा है एक्सिस। तो यदि इस एक्सिस के अबाउट देख रहा हूं मैं तो अब तुम लोग को थोड़ा सोच कर बताना है कि कितने डिग्री के रोटेशन के बाद। देखो यार हम लोग ऐसे रोटेट करेंगे मॉलिक्यूल इसके अबाउट। यदि मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं तो ये मॉलिक्यूल घूमेगा ऐसे, तो कितने डिग्री के बाद हमें फिर से सेम अपीयरेंस मिलेगा? तो सेम अपीयरेंस कब मिलेगा? ये वाला पॉइंट मेरे सामने था ना फेस के, ये वाला पॉइंट यहाँ पे था ना एकदम, तो आपको फिर से जो रोटेट कर दो ये वाला पॉइंट फिर से यहीं पे दिख जाए। कैसे पॉसिबल है? तो पहले मान लो मैं यार 1 डिग्री से रोटेट किया, इसको मैंने ऐसे थोड़ा रोटेट कर रहा हूँ ऐसा, ठीक है ना? रोटेशन एक्चुअली ये समझना रोटेशन किस तरह से हो रहा है। मैं इस तरह से ड्रॉ तो कर दिया हूँ लेकिन ये प्लेन में एक्चुअली नहीं है। मैं हमेशा जो मॉलिक्यूल उसके परपेंडिकुलर रोटेट करता हूँ। तो जब मैं ऐसा रोटेट किया तो ये वाला पॉइंट थोड़ा इधर भागेगा, ये वाला पॉइंट इधर भागेगा, सब अपना पोजीशन इस इधर से उधर हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट इधर भाग रहा होगा, फिर और थोड़ा रोटेट किया, ये मॉलिक्यूल और इधर भागा पॉइंट, और रोटेट किया यहाँ पे। जब ये वाला पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाएगा उस समय ये वाला पॉइंट अगेन यहाँ पे पहुंच जाएगा, और जैसे ये वाला पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाएगा तो हमें फिर से वही साइक्लोहेक्सेन या बेंजीन है तो बेंजीन हमें दिखने लगेगा, समझे? तो अब तुम लोग को बताना है कि इस पॉइंट को यहाँ तक लाने में हमें कितने डिग्री से रोटेट करना पड़ा होगा एक्सिस को। कितने डिग्री से बता सकते हो? हाँ, तो ये वाला एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। देख लो यार ये टोटल 360 होता है ना, ये 60 60 60, ये पूरा 360 होना चाहिए। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे मैं 60 डिग्री से रोटेट कर दूँ ना एक्सिस को, इस एक्सिस को 60 डिग्री से रोटेट कर दूँ ना, फिर से हमें वही अपीयरेंस मिल जाएगा।
तो इसीलिए यहाँ पे जो ये एक्सिस है इसका नाम हो जाएगा Cn और n का वैल्यू क्या हो जाएगा 360 अपॉन थीटा, थीटा कहे तो 60 दैट इज 6। मतलब यहाँ पे कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। समझ में आ रहा ना? मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी एक्सिस को कितने एंगल से रोटेट कर दिया जाए जिससे कि हमें फिर से सेम अपीयरेंस सेम ऑब्जेक्ट मिल जाए, ठीक। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम लोग Cn से डिनोट करते हैं। n कैसे लिखते हैं समझ जाओ। मतलब इसका मतलब ये भी समझ सकते हो कि हर 60 डिग्री के रोटेशन के बाद हमें सेम अपीयरेंस मिल रहा है। तो इस तरह से टोटल हम कितना बार रोटेट कर सकते हैं एक कंप्लीट रोटेशन में? 60 60 60 60 60 360, समझे ना? 360 के बाद तो हमको वही मॉलिक्यूल फिर से मिल जा रहा है, फिर हम जहाँ पे स्टार्ट किए थे वहीं से आ जा रहा है। लेकिन उस मॉलिक्यूल में भी क्या है, हर 60 डिग्री का रोटेशन के बाद हमें सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है, समझे? 360 के बाद तो हर एक मॉलिक्यूल मिलेगा यार, जिसमें सिमेट्री हो ना हो वो सब के सब मॉलिक्यूल हमको 360 के बाद सेम ही दिखेगा। तुम हमको भी 360 के बाद घुमा दोगे तो हम भी क्या दिखेंगे? सेम दिखेंगे। लेकिन हमको तुम 60 पे और 120 पे और 90 पे रोटेट कर दोगे तो क्या मैं सेम दिखने वाला हूँ? नहीं। अभी मैं ऐसा हूँ, मान लो मैं 90 पे रोटेट कर गया तो क्या मैं अब अलग दिख रहा हूँ ना? मेरा तो मेरा ये पार्ट दिख रहा होगा, मेरा फेस इधर हो चुका है। 180 रोटेट कर जाऊँगा तो यार फिर मेरा बैक दिखेगा। तो इस तरह से क्या है, लेकिन यदि मैं 360 रोटेट करके फिर से घूम फिर कर आ जाऊँ इधर तो क्या हो जाएगा? मैं तो यार बिल्कुल वही दिखूंगा। तो ऐसा थोड़ी ना कि हम कह देंगे यार मेरे में 360, मतलब देखो यार किसी मॉलिक्यूल में मान लो 360 रोटेट करने के बाद अपीयरेंस सेम मिल रहा है तो वो हर एक जगह मिलने वाला है। समझने में क्या कहना चाह रहा हूँ? 360 के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम रोटेट कर दोगे तो तुम्हें सेम ही अपीयरेंस मिलने वाला है। इसीलिए जो 360 होता है ना, यदि मैं 360 से रोटेट कर रहा हूँ तो थीटा का वैल्यू 360 यानी n का वैल्यू 360 अपॉन 360 यानी 1। मतलब C1 है ना, ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। C1 सेंटर ऑफ सिमेट्री, सॉरी C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? C1 का मतलब हो गया 360 से रोटेट करने के बाद आपको सेम अपीयरेंस मिल रहा है। वो तो यार हर ऑब्जेक्ट में मिलेगा, हर मॉलिक्यूल में मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात नहीं करते हैं, समझे? तो यार ये चीज़ नोट करके लिख लेना कि C1 सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री की हम लोग बात कभी नहीं करते, ठीक। तो ये चीज़ समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि अपने को और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मान लो यार हमारे पास मान लो यार ये मॉलिक्यूल है ए बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे और आपको बताना है इस बार, एक्सिस हम कहाँ से लेंगे? सेंटर से ही लेंगे मॉलिक्यूल का। अब इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट हमें रोटेट करना है। तो बताओ यार एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेगा हमें? कितने डिग्री से रोटेट करने के बाद हमको फिर से सेम अपीयरेंस देखने को मिलेगा? बता सकते हो? बताओ यार जरा सोचकर। तो देखो यार थोड़ा सोचकर बताना। तो मान लो यार मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, तो मान लो यार मेरे को ये वाला पॉइंट मैच कर, कोई भी पॉइंट पकड़ सकते हो तुम, कोई भी पॉइंट। हम मान लो यार इस पॉइंट, मेरे सामने ये वाला पॉइंट था, हम इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे थे। अब यदि इसको कितने डिग्री से और रोटेट कर दिया जाए इस एक्सिस को कि ये वाला पॉइंट फिर से ए बी यहाँ पे ही दोबारा आ जाए, मतलब मॉलिक्यूल फिर से वैसे ही दिखने लगे। तो मॉलिक्यूल फिर से वही दिखने लगे, मतलब ए बी यहाँ पे था, तो रोटेट करने के बाद फिर से ए बी यहीं पे दिखने लगे। कितने डिग्री का रोटेशन पे होगा जरा सोचो। तो देखो यार पहले जब इस मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे तो ये ए बी जो पॉइंट है ये वाला इधर भागेगा, ऐसा भागेगा ना, तो ए कुछ समय के बाद यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये ए यहाँ और बी यहाँ आने में कितने डिग्री का रोटेशन हमको करना पड़ेगा? 90 डिग्री का रोटेशन करना पड़ेगा। 90 डिग्री का रोटेशन के बाद ये ए बी जो है ना ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, और ये 90 डिग्री का रोटेशन का बी ए यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हमको तो ए बी लाना था ना, ये तो बी ए यहाँ पहुँच गया, तो 90 पे तो नहीं मिल रहा है हमें सेम अपीयरेंस, मॉलिक्यूल का सेम मॉलिक्यूल नहीं मिल रहा है। फिर हम क्या करेंगे? तो फिर से हम और रोटेट करेंगे, फिर से 90 से रोटेट करेंगे, तो ये ए बी जो था ना ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये कि 180 डिग्री के रोटेशन के बाद ये ए बी जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, और जैसे ही ये वाला यहाँ पे आ गया, देख लो मॉलिक्यूल सेम हो गया। फिर हर जैसा मॉलिक्यूल अभी दिख रहा है ना 180 के रोटेशन के बाद भी आपको वैसे ही दिखेगा मॉलिक्यूल।
इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो कौन सा सेंटर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, 180 है ना, यानी n का वैल्यू कितना हम लिख देंगे 360/180, दैट इज 2। मतलब यहाँ पे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है? आना चाहिए यार अब समझ में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल में देखते हैं। अच्छा एक और चीज़ मान लो यार, CO2 है, मान लो CO2 में कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा बता सकते हो? तो देखो यार CO2 यदि मैं लेता हूँ ना, तो कितने डिग्री से रोटेट करने के बाद हमें इसमें मिल जाएगा? तो लीनियर मॉलिक्यूल है हमारा, एक्सिस ये वाला, हम इस एक्सिस के अबाउट देख रहे हैं, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट देख रहे हो तो तुम 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जितना डिग्री से रोटेट करना है करो ना, आपको हर एक इंस्टेंट पे इसमें आपको सिमेट्री देखने को मिलेगा ही। मतलब इसमें आपको ऐसा नहीं कि 1 डिग्री रोटेट करोगे तभी जाकर आपको सेम अपीयरेंस मिलने वाला, नहीं, 1 डिग्री भी रोटेट करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप 0 डिग्री 0.0001 डिग्री भी रोटेट करोगे ना तो भी आपको वही चीज़ दिखेगा। इधर से आपको ऐसे घुमा रहे हो, इसको घुमा रहे, रोटेट कर रहे हो इस एक्सिस को, तो यार ये OCO अपने जगह पे रहेगा। तो इसीलिए इसमें यदि मैं पूछूँ ना कितना है n का वैल्यू, तो n क्या होगा 360/थीटा, थीटा कितना हो जाएगा 0, एग्जैक्ट 0 तो नहीं बोला ना, 0.000, बहुत समझ रहे हो ना। थोड़ा सा भी यदि रोटेट करोगे तो भी आपको यही अपीयरेंस मिलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए इसमें हम लोग बोलेंगे C इंफिनिटी, एंड यहाँ पे है थीटा जो है टेंडिंग टू 0, तो इसलिए क्या हो जाएगा 360/समथिंग मतलब 0, तो C इंफिनिटी, यहाँ पे C इंफिनिटी एक्सिस, मतलब आप इनफाइनाइट टाइम्स इसको रोटेट करके आपको सेम अपीयरेंस मिल सकता है, इनफाइनाइट टाइम रोटेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री था, इसका मतलब इसमें आप केवल मॉलिक्यूल को 2 बार ही रोटेट करके आपको ये चीज़ मिल सकता है। C4 कहीं आ रहा है, C6 आ रहा है, मतलब आप 6 बार, एक कंप्लीट रोटेशन में आपको 6 बार ऐसा आपको मिलेगा कि सेम अपीयरेंस मिल जाए मॉलिक्यूल का। और यहाँ पे C4 था, इसका मतलब एक कंप्लीट रोटेशन में आपको 4 बार ऐसा मिलेगा कि मॉलिक्यूल का सेम अपीयरेंस दिख जाएगा। तो ये था एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और यार एक चीज़ बताया था तुम लोगों को, यदि कहीं मॉलिक्यूल में, किसी मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री यदि प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री से हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी का कोई मतलब नहीं होता है। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए बस POS, COS और AAOS नहीं होना चाहिए। AOS हो ना हो, ऑप्टिकल एक्टिविटी को इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री या AAOS में कोई भी प्रेजेंट हो गया तो ऐसे में वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो चलो यार ये हो गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। चलो यार नेक्स्ट अब आप लोग लिखो अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो यार ये सब नहीं भी समझ आता चलता है, ऐसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री में एक बार IT में सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। लेकिन JEE मेन और नीट में तो यार भूल जाओ, कभी पूछा नहीं जाएगा। इसलिए जो बच्चे JEE मेन या नीट को टारगेट लेकर चल रहे हैं तो उनके लिए उतना टेंशन वाली बात नहीं। IT एडवांस में पूछा जा चुका है, इसलिए चांसेस है कि पूछ दिया जाए। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसे हम लोग डिनोट करते हैं SN से, जैसे वहाँ पे CN के थे, यहाँ पे SN टर्म यूज़ करते हैं। अब अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसका मतलब क्या होता है? पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री को। देखो यार होता क्या है पहले, उसके बाद मैं एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन कर दूंगा। इट इज दैट इमेजिनरी लाइन, इट इज दैट इमेजिनरी लाइन अबाउट which the object is rotated and we get the mirror image, of that object after a definite angle of rotation, after a definite angle of rotation। अब इसका क्या मतलब है यार, इस चीज़ को समझते हैं। अभी तो कुछ समझ नहीं आया होगा तुम लोगों को, तो चलो यार समझते हैं इस चीज़ को। मैं इधर समझाता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा जगह इधर कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मान लो यार A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, यहाँ पे A है,
यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। और इसमें भी यार एक पहले तो आपको एक्सिस मानना पड़ेगा। तो मैं मान लो यार ये एक्सिस के अबाउट देख रहा हूँ, ठीक है। चलो अब समझना यार जरा तुम लोग, यहाँ पे देखो ये डेफिनेशन क्या कहता है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री का। इट इज दैट इमेजिनरी लाइन अबाउट विच द ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड एंड वी गेट द मिरर इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट आफ्टर अ डेफिनेट एंगल ऑफ रोटेशन। समझे? यहाँ पे देखो यार आपको बोला जा रहा है कि वो एक्सिस और वो इमेजिनरी लाइन जिसके अबाउट यदि ऑब्जेक्ट को या मॉलिक्यूल को रोटेट किया जाए तो आपको वो ऑब्जेक्ट नहीं मिलने वाला है, आपको उस ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज मिलने वाला है। समझे? मतलब आपको बताना है कि एक्सिस के अबाउट कितने डिग्री से रोटेट कर दे मॉलिक्यूल को या ऑब्जेक्ट को, जिससे कि आपको उस ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज मिल जाए। और जितने डिग्री पे रोटेट करने से आपको उस ऑब्जेक्ट का मिरर मिल जाए वही आपका एसएन का वैल्यू हो जाएगा। एंड अगेन 360/θ से निकाल लेंगे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या था, आपको वही ऑब्जेक्ट मिल जाए, यानी कितने डिग्री से रोटेट करने के बाद आपको सेम अपीयरेंस सेम ऑब्जेक्ट मिल जाए, वही हो जाएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लेकिन इसमें कितने डिग्री से रोटेट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज मिल जाए, इसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर है ना? तो चलो यार अब इस एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं हम लोग अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री को। तो पहले तो यार देखो, मान लो यार मैं 90 डिग्री से रोटेट किया हूँ, तो 90 डिग्री के रोटेशन से, ठीक है ना, ये कैसा कन्वर्ट हो जाएगा जरा देखना और बताना सही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ या नहीं। ऐसा है, यदि मैं 90 डिग्री से रोटेट कर दूं तो ये ए बी यहाँ पे आ जाएगा, ये बी ए यहाँ पे आ जाएगा, ए बी यहाँ पे आ जाएगा, बी ए यहाँ पे आ जाएगा, सबका पोजीशन चेंज हो जाएगा। यानी ये ए बी यहाँ पे पहुँच गया, ये वाला बी ए यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला ए बी यहाँ पे आ जाएगा और ये बी ए यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब 90 डिग्री से रोटेशन के बाद हमें ये स्ट्रक्चर मिला, ये ज्योमेट्री मिला मॉलिक्यूल का। अब ये ज्योमेट्री जो है क्या इसका मिरर इमेज है या नहीं है? यदि 90 डिग्री के रोटेट करने के बाद हमें इस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज मिल जाता है तो हम यहाँ पे Sn को कह दूंगा अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और n का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, मतलब S4 एक्सिस ऑफ अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ प्रेजेंट होगा। तो अब चेक करना है कि यार ये जो स्ट्रक्चर बना क्या इसका मिरर इमेज है या नहीं है। तो अब ये भी यार एक तरीका है, ठीक है ना। आपको ये भी जरूरी जानना है कि हम लोग मिरर इमेज कैसे चेक करेंगे आखिरकार कि इसका मिरर इमेज ये है या नहीं है। तो देखो यार इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली ये जो एक्सिस दिख रहा है ना, ध्यान से मेरी बात को सुनना इंपॉर्टेंट है। ये जो एक्सिस दिख रहा है ना, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर में आपको एक मिरर लगा देना है। यानी मैंने एक्सिस ऐसा माना ना, खड़ा माना ना मैं, तो एक हॉरिजॉन्टली एक आपको मिरर लगा देना है। और यदि मैं एक हॉरिजॉन्टली मिरर लगा दूं, एक्सिस के परपेंडिकुलर मिरर लगाना है, और अब आपको इसका मतलब मिरर इमेज आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। मिरर इमेज तो ड्रॉ करना आता है ना यार, नहीं आता तो यार आईना के सामने खड़ा हो जाना, समझ में आ जाएगा। हाँ अब यार देखो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर मेरे को छोटा बनाना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। हाँ अच्छा, इसमें देखना यार, ये मान लो यार मेरे साइड है फ्रंट में और ये क्या है बैक में है। इधर का ये वाला मेरा फ्रंट होगा और ये वाला बैक होगा, समझ रहे हो ना। तो यदि हमारा फ्रंट है बी और ए, तो ये ए नीचे आ रहा है और हमने मिरर ऐसा लगाया, ऐसा ये मॉलिक्यूल ऊपर है और ये वाला नीचे है, ठीक है। तो यदि बी एकदम फ्रंट पे है तो इस वाले में बी और ए को मैं कहाँ पे ड्रॉ करूँगा, जरा देख कर बताओ यार। तो देखो ये बिल्कुल यार ऐसा है, समझना, ये ऐसा है ना, तो ये वाला ये दोनों यदि मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 कर दूं तो इसमें 1 2 3 4 कहाँ पे आएगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा, समझ रहे हो ना। ये ऐसा है तो ये वाला ऐसा होगा, मतलब ये वाला पार्ट इससे मैच करेगा, सॉरी मतलब समझ रहे हो ना, मतलब यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला पॉइंट यहाँ आ गया, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब इसमें जो नीचे की ओर आ रहा है इसमें क्या दिखेगा, वो मान लो ये ऐसे है, मैं यहाँ पे मिरर लगा दूँ, जो इससे नीचे की ओर था इस वाले में वो ऊपर की ओर दिखेगा, समझ रहे हो ना इस चीज़ को। तो बस यार इसी चीज़ को, यदि ए यहाँ पे नीचे की ओर है तो यहाँ पे ए आपको ऊपर की ओर दिखने वाला है, इस 1 पे बी ऊपर की ओर है तो यहाँ पे आपको बी नीचे की ओर दिखने वाला है।
2 यहाँ पे, 2 में A ऊपर की ओर है तो A नीचे की ओर दिखेगा, B नीचे की ओर है या ऊपर की ओर दिखेगा। मिरर इमेज में ये होता है ना, जो मिरर से पास होगा इस मिरर में भी पास में दिखेगा। थर्ड पे A नीचे की ओर है तो यहाँ A ऊपर की ओर हो जाएगा, B नीचे की ओर हो जाएगा। फोर्थ में A ऊपर है तो यहाँ A नीचे आ जाएगा और B ऊपर आ जाएगा। तो ये एक्चुअली इसका मिरर इमेज होगा। अब ये देखना है कि ये वाला मिरर क्या इसी के जैसा बन रहा है या नहीं बन रहा है। यदि ये वाला मिरर इमेज वो बन गया, इसका मतलब हमारा एस एन ही जो है क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। चेक करो यार, बी ए, हाँ यार बी ए आ रहा है, ए बी आ रहा है, बी ए आ रहा है, ए बी आ रहा है। इसका मतलब ये जो है ना 90 डिग्री से यदि हम रोटेट करते हैं इस मॉलिक्यूल को तो हमें जो स्ट्रक्चर जो ज्योमेट्री मिल रहा है ना वो मिरर इमेज भी है। और यदि हमें मिरर इमेज मिल गया 90 डिग्री के रोटेशन से, ध्यान से सुनना, यदि इस मॉलिक्यूल को 90 डिग्री से हम रोटेट किए इस एक्सिस के अबाउट और हमें मिरर इमेज मिल गया तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ S4 जो होगा दिस विल बी अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। समझ में आया अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है और कैसे चेक करना होता है। मिरर इमेज कैसे चेक करना है, जो भी एक्सिस आप ले रहे हो उस एक्सिस के परपेंडिकुलर आपको मिरर लगाना है, उसका मिरर इमेज देखना है और फिर जो आप रोटेशन के बाद आपको जो स्ट्रक्चर मिल रहा है वो दोनों देख लो यार सेम है या नहीं, मतलब मिरर इमेज वो वाला स्ट्रक्चर है नहीं है कि नहीं है। मान लो हमें 180 डिग्री हमें चेक करना था कि 180 डिग्री पे हमें मतलब अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ऐसे में क्या करोगे 180 का पर यहाँ ड्रॉ कर लोगे, फिर इसका मिरर इमेज आप देखोगे, ये मिरर इमेज यदि सेम आ गया तो कह देंगे कि हाँ 180 वाला भी अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। तो फिलहाल यहाँ तो 90 वाला ही हो गया तो 180 पे तो मिलेगा ही, फिर 270 पे मिलेगा, फिर 360 पे मिलेगा, हर 90 डिग्री पे तो मिलता है ना। S4 का मतलब क्या, एक कंप्लीट रोटेशन में आपको 4 अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलने वाला है, समझे। तो यही था अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में। ऐसे ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं चाहिए थी और फिर भी मैंने दे दिया आप लोगों को। मेरी समझ में आ गया बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो फिर टेंशन लेने की बात ही नहीं है, छोड़ देना, ठीक है ना, छोड़ देना। हाँ बाय द वे यदि डेप्थ में थोड़ा इंटरेस्ट लेकर पढ़ना चाहते हो तो समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। तो चलो यार आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे नए नए जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है ना, जो नए नए कॉन्सेप्ट है वो अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे। और एक्चुअली मैं बोल सकता हूँ जो अपना बेसिक्स पार्ट था ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए वो ये सब था जो कि अपना क्लियर हो चुका। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अभी के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।